Hello students, welcome to our channel. Today we are going to study an important topic of accounting, that is principles of accounting, or we can say the basic accounting concepts. Principle का मतलब होता है basic rules जो हमें business transaction को correctly record करने में help करते हैं. बिना इन principles के accounting difficult हो जाएगी. So let's start with the main principles one by one. फर्स्ट इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब है कि बिजनेस और ओनर को अलग समझा जाता है. जितने भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड किए जाते हैं, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से. और जो भी ओनर इन्वेस्टमेंट करता है वो भी एज अ लाइबिलिटी रिकॉर्ड की जाती है. मतलब कि जो पैसे ओनर लगाता है बिजनेस में वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है, या आप कह सकते हैं एक तरह से उधार, जिसके ऊपर बिजनेस इंटरेस्ट भी पे करता है ओनर को. ठीक है, तो ये है हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट जिसमें बिजनेस और ओनर अलग अलग है. फिर नेक्स्ट है हमारा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. ये कॉन्सेप्ट कहता है कि सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करो जो मनी में मेजर किए जा सके. फॉर एग्जाम्पल, हमने गुड्स सेल किए 2000 के, तो ये हम रिकॉर्ड कर सकते हैं क्योंकि ये मनी में मेजरेबल है. वहीं अगर कोई एक एम्प्लॉय बहुत ऑनेस्ट है तो क्या हम इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ऑनेस्टी कैन नॉट बी मेजर्ड इन मनी. ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एज्यूम करता है कि बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, कभी बंद नहीं होगा. और इसी अजम्पशन की वजह से हम जितने भी असेट्स होते हैं उन्हें कॉस्ट वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं, ना कि मार्केट वैल्यू पर. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने लैंड 10,000 की ली तो 20 साल बाद भी हम उसे 10,000 पे ही रिकॉर्ड करेंगे, ना कि उसकी मार्केट वैल्यू विच माइट बी 1 करोड़, या हो सकता है इससे भी ज्यादा. ये इसलिए क्योंकि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि हम बिजनेस कभी बंद नहीं करेंगे, कभी लैंड सेल ही नहीं करेंगे, तो ये इररेलेवेंट होगा कि उसे मार्केट वैल्यू पर रिकॉर्ड करें. तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट सेज कि बिजनेस हमेशा चलता रहेगा. फिर नेक्स्ट है हमारा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट. इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से बिजनेस की लाइफ को डिवाइड किया जाता है इक्वल टाइम पीरियड में, जैसे कि 1 साल. और हर अकाउंटिंग पीरियड के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट किया जाता है उस साल का, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी प्रिपेयर किए जाते हैं. और ये जरूरी भी है क्योंकि ये हमें कंपैरिजन करने में हेल्प करता है. साथ ही में बिजनेस की परफॉर्मेंस को भी हम रेगुलरली मेजर कर पाते हैं, ना कि हमें वेट करना पड़ता बिजनेस बंद होने तक का कि कब बिजनेस क्लोज होगा और कब हम टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे. इसीलिए अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट जरूरी है. फिर आता है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि है कॉस्ट कॉन्सेप्ट. कॉस्ट कॉन्सेप्ट सेज कि असेट को ओरिजिनल प्राइस पे ही रिकॉर्ड करना चाहिए, ना कि मार्केट वैल्यू पर. ये इसलिए क्योंकि कॉस्ट प्राइस रिलायबल होती है. जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं तो उसके साथ बिल होता है, प्रॉपर एविडेंस होता है, और कोई भी पर्सनल ओपिनियन इन्वॉल्व नहीं होता. वहीं अगर मार्केट वैल्यू पर रिकॉर्ड करें तो हो सकता है कि बिजनेसमैन उसका प्राइस फालतू में ही ज्यादा बढ़ा दे या कम कर दे अपने प्रॉफिट्स को मैनिपुलेट करने के लिए. तो इसीलिए कॉस्ट कॉन्सेप्ट जरूरी है. फिर आता है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. दिस कॉन्सेप्ट सेज कि हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट. यही कॉन्सेप्ट फाउंडेशन है हमारी डबल एंट्री सिस्टम का भी. ड्यूअल एस्पेक्ट का मतलब है कि हर ट्रांजैक्शन दो अकाउंट को इफेक्ट करता है. एग्जाम्पल, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश. अब इसमें दो अकाउंट इफेक्ट हुए. एक तो फर्नीचर आया जिससे फर्नीचर बढ़ा, और दूसरा कैश गया जिससे कैश कम हुआ. ऐसे ही हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं. इसी को कहते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. फिर आता है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट. रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट का मतलब है रेवेन्यू को उस टाइम रिकॉर्ड करो जब वो एक्चुअली में अर्न किया जाता है, ना कि तब जब रिसीव होता है. फॉर एग्जाम्पल, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट इन मार्च एंड कैश रिसीव्ड इन अप्रैल. अब इसमें सेल्स तो मार्च में हुई है और कैश कब रिसीव हुआ? अप्रैल में, मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में. तो ये कब रिकॉर्ड किया जाना चाहिए? मार्च में
या अप्रैल में, मार्च में, क्योंकि अर्निंग तो तभी हो गई थी। अगर कैश रिसीव्ड के टाइम रिकॉर्ड करेंगे तो इसका मतलब हुआ कि फिर तो ये अगले साल की सेल्स में चला गया, क्योंकि अप्रैल से तो नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो प्रॉफिट इस साल का था वो अगले साल में चला गया, जो कि गलत है। इसीलिए जब रेवेन्यू अर्न होता है उसको उसी टाइम रिकॉर्ड कर लो। यही है हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। फिर आता है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जो कि है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब है कि एक्सपेंसेस को उसी अकाउंटिंग ईयर में रिकॉर्ड करने चाहिए जिसमें उन एक्सपेंसेस से अर्न होने वाला रेवेन्यू रिकॉर्ड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने साल में 10 लाख रुपए की सेल्स की और इन सेल्स के लिए हमने 20,000 रुपए के वेजेस दिए वर्कर्स को, तो अगर हम सेल्स इस साल में लिखेंगे और वेजेस के एक्सपेंसेस को अगले साल रिकॉर्ड करेंगे तो क्या ये सही प्रॉफिट देगा? नहीं, इस साल का प्रॉफिट तो बढ़ जाएगा, क्योंकि इस साल हमने सेल्स तो रिकॉर्ड कर लिए, एक्सपेंसेस नहीं किए, और अगले साल का प्रॉफिट कम हो जाएगा, जो कि गलत है। इसीलिए जो रिलेटेड रेवेन्यू और एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें एक ही अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड करना चाहिए। अब नेक्स्ट है हमारा फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट कहता है कि सारी इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो कि बिजनेस से रिलेटेड है उनको क्लियरली डिस्क्लोज करो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। फॉर एग्जाम्पल, कोई पेंडिंग कोर्ट केस चल रहा है कंपनी के अगेंस्ट, और अगर वो केस कंपनी हार जाए तो हो सकता है उसे एक लार्ज अमाउंट पे करना पड़े। तो वैसे तो ये लाइबिलिटी नहीं है, पर फिर भी इसे हमें नोट्स में डिस्क्लोज करना पड़ेगा एज अ कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी, क्योंकि ये जरूरी हिस्सा है और हो सकता है कि इन फ्यूचर हमें ये पे करना पड़े। तो ये होता है फुल डिस्क्लोजर। फिर आता है हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट, जो कि है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट सेज कि एक बार जो हमने अकाउंटिंग मेथड अडॉप्ट कर लिया उसे ही फॉलो करते रहो, उसे बार बार चेंज मत करो, ताकि कंपैरिजन करना आसान हो। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस डेप्रिसिएशन लगा रहा है स्ट्रेट लाइन मेथड से 2024 में, और फिर एकदम से 2025 में मेथड चेंज करके उसने रिटन डाउन वैल्यू मेथड कर लिया, तो इससे क्या होगा, कंपैरिजन मीनिंगलेस हो जाएगा। तो इसीलिए जरूरी है कि कंसिस्टेंटली हम एक ही मेथड अपनाएं, एक ही मेथड यूज करें। ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि जितने भी एक्सपेक्टेड लॉसेस है उन्हें पहले से ही रिकॉर्ड कर लो, और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स को तब तक मत रिकॉर्ड करो जब तक वो एक्चुअल में रियलाइज ना हो। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा स्टॉक होता है उसे हम हमेशा रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर। तो यहाँ क्या लग रहा है, यहाँ लग रहा है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। से ही डेटर्स के केस में भी, अगर हमें लगता है कि कुछ डेटर्स पैसे नहीं देंगे तो उसे भी हम पहले ही रिकॉर्ड कर लेते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के अंडर। ठीक है। तो ये है हमारा कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। अब आता है नेक्स्ट मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट, जो कहता है कि सिर्फ इंपॉर्टेंट और मटेरियल चीजों को सेपरेटली और डिटेल में शो करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और जो स्मॉल और अनइम्पॉर्टेंट आइटम्स हैं उनको ग्रुप में इकट्ठे रिकॉर्ड कर लो। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस ने परचेज किया कंप्यूटर 40,000 का, और एक परचेज किया पेन ₹20 का। अब है तो दोनों असेट ही, लेकिन कंप्यूटर को तो हम एज ए असेट रिकॉर्ड करेंगे, पर पेन को हम एज एन एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। तो यही है हमारा मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट का मतलब है कि सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करो जिनका प्रूफ है, ना कि ऐसे ही बिना प्रूफ के अपनी ओपिनियन से कुछ भी रिकॉर्ड कर दो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस में गुड्स परचेज किए 25,000 के प्रॉपर इनवॉइस के साथ, तो दिस ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड। और वहीं अगर ऑनर कहता है कि शायद उसने 10,000 रुपए स्पेंड कर दिए कहीं ऑफिस एक्सपेंसेस पे जिसका कोई बिल या रिसीट नहीं है, तो ये अमाउंट रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। ठीक है। ये है हमारा ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे मेन प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, जो फाउंडेशन बनते हैं अकाउंटिंग सिस्टम के।
अगर ये प्रिंसिपल्स क्लियरली समझ आ जाए तो अकाउंटिंग बहुत ही ईजी हो जाती है। तो अगर आप सभी को ये वीडियो यूजफुल लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो इफ you want notes or PPT of this topic. Thanks for watching.